अनाथ बहनों का राखी व्यापार। सुनैना, देखो मेरे साथ कौन आया है। सुनैना बाहर आती है तो देखती है कि मोहन के साथ गीता और रूपा हाथों में बैग पकड़कर खड़े थे। रूपा और गीता को देख सुनैना का मुंह बन जाता है। अरे, आप इनको अपने साथ ले आए? जीजा जी और दीदी तो अब रहे नहीं, तो ये दोनों अकेले वहाँ क्या करती। और अब इनका वहाँ कोई है भी नहीं जिनके सहारे मैं इन दोनों को वहाँ छोड़ देता, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। गीता और रूपा के पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माँ सीमा अपनी दोनों बेटियों को पाल रही थी, लेकिन पति के जाने के बाद सीमा की भी तबीयत सही नहीं रहती थी और 2 साल बाद सीमा भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मोहन सीमा का भाई था जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसी रात सुनैना मोहन पर गुस्सा कर रही थी। क्या जरूरत थी इनको अपने साथ लाने की? पहले क्या काम कम था घर पे जो आप इनको भी साथ ले आए हो? मुझसे इनका खाना नहीं बनता। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मामा हूँ मैं इनका, ये मेरे बच्चे जैसे हैं। बच्चे जैसे हैं? बच्चे तो नहीं है ना। मैंने आपको कह दिया है कि मैं इनकी सेवा नहीं करने वाली। उन दोनों की बातें गीता सुन लेती है और वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रहे हो? रूपा, माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। मामी जी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तो क्या अब मामी मामा जी हमें घर से निकाल देंगे? गीता, हम घर के काम करने में मामी जी की मदद करेंगे, तब वो हमसे खुश हो जाएगी। अगले दिन सुबह दोनों बहनें सोई हुई थी, तभी उन्हें सुनैना के बोलने की आवाज सुनाई देती है। ये महारानियां अब तक सोई हुई हैं। ये नहीं कि उठकर घर का थोड़ा सा काम कर लें। यहाँ मुफ्त का खाना खिलाते रहो इनको। गीता जल्दी से रूपा को उठाती है। रूपा, जल्दी उठ, हमें मामी जी के काम में मदद करवानी है। गीता की बात सुनकर रूपा भी उठ जाती है और वो किचन में जाती है। अरे मामी जी, आप अकेले ही काम कर रहे हो, हमें उठा देते तो हम आपकी मदद कर देते। तुम्हारी मामा जी को जल्दी काम पर जाना होता है, इसलिए 8 बजे तक खाना बनाना होता है। 8 तो बज गए, मतलब मामा जी तो काम पे चले गए होंगे। मामी जी, अभी आप आराम करो, बाकी का काम हम दोनों देख लेंगे। इस तरह वो दोनों बहनें अब से घर का सारा काम करने लगे थे, लेकिन तब भी सुनैना उनसे खुश नहीं होती। 2 दिन के बाद, सुनैना, मैं कल रूपा का स्कूल में दाखिला करवा देता हूँ। गीता की तो इस बार 12वीं हो गई है। घर में पहले ही पैसे नहीं है, अब तुम इनकी पढ़ाई पर भी पैसे लुटाते रहो। अपने बच्चे होते क्या तब भी तुम ऐसे ही करती? दोनों बच्चियां पूरा दिन घर का काम करती है, तब भी तुम्हें उन पर तरस नहीं आता। कैसी बन गई हो तुम सुनैना? दीदी, हमारी वजह से मामा मामी की लड़ाई होती रहती है, इससे अच्छा तो हम यहाँ आते ही नहीं। हमें कुछ करना चाहिए जिससे उनकी कुछ मदद हो जाए। अभी कुछ ही दिनों में राखी आने वाली है, क्यों ना हम राखी बनाकर बाजार में बेचें? हाँ दीदी, पहले हम माँ के साथ राखी बनवाया करते थे। माँ ने हमें कितनी सुंदर सुंदर राखी बनाना सिखाया है। ये एकदम सही आइडिया है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, जल्दी से काम खत्म करके बाजार जाते हैं और सामान ले आते हैं। दोनों बाजार जाकर कुछ सामान ले आते हैं और दोनों बहनें राखियां बनाना शुरू कर देते हैं। रूपा, जितनी राखियां बनी है कल जाकर बाजार में बेच आएंगे और आते समय और ज्यादा सामान ले आएंगे। अगले दिन वो दोनों बाजार जाते हैं और राखियां बेचते हैं। लोग उनसे राखियां लेने लगते हैं। उनके पास बहुत से लोग खड़े थे। तभी वहाँ एक दुकान वाला आता है। मुझे तुम्हारी सारी राखियां लेनी है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये तो हाथ से बनाई राखियां हैं, क्या इन्हें तुम दोनों ने खुद बनाया है? जी, हम दोनों ने ये सारी राखियां बनाई है। क्या तुम दोनों राखियां बनाकर मुझे बेच सकती हो? मुझे तुम्हारी बनाई हुई राखी बहुत पसंद आई। वो सामने वाली दुकान मेरी है। ठीक है, हम कल से आपको ही अपनी सारी राखियां बेच देंगे।
इसके बाद वो उन पैसों से राखियां बनाने का सामान लेते हैं और बाकी के पैसे संभाल कर रख लेते हैं। उस दिन वो लोग घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। मामी जी, हमने सारा काम कर दिया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम होगा तो आप आवाज लगा देना। सुनैना गीता की बात का कोई जवाब नहीं देती और टीवी देखती रहती है। गीता और रूपा अपने कमरे में बैठकर राखियां बनाने लगते हैं और सुबह तक वो लोग बहुत सारी राखियां बना लेते हैं। अगले दिन वो फिर से उन राखियों को उस दुकान वाले को बेच आते हैं। ऐसे ही राखी तक वो बहुत सारे पैसे जमा कर लेते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन 1,000 रुपए से क्या होगा भाई, भाभी के लिए तोहफे भी लेने हैं और मिठाई भी, मुझे और पैसे चाहिए। इस बार थोड़ा मेरा हाथ तंग है, तुम इस बार सस्ते तोहफे ले लेना। हाँ हाँ, मेरे घर वालों के लिए तो तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इन दोनों को जब मुफ्त में खाना खिला रहे हो तब पैसे कहाँ से आते हैं। उन दोनों की बात सुनकर गीता उनके पास जाती है। मामा जी, मामी जी, ये कुछ पैसे है, हमने राखी बनाकर बाजार में बेची थी, उसी से कुछ पैसे जमा किए हैं, आप इसे रख लीजिए। सुनैना और मोहन देखते हैं कि उन्होंने काफी पैसे जमा किए थे। सुनैना पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनसे वो पैसे ले लेती है और अपने भाई को राखी बांधने अपनी मायके चली जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बच्चियां इतनी सयानी हो गई हैं। इतने पैसे तो मैं 1 महीने में भी नहीं कमा पाता, जितना तुम दोनों ने कुछ ही दिनों में अपने इस राखी के व्यापार से कमा लिए। शाबाश बच्चों। दोनों बच्चियां अपने मामा जी के गले लग जाते हैं। गांव वर्सेस शहर की बहन। कमला और रजनी 2 बहनें थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, पर जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी अलग अलग जगह हो गई। कमला की शादी गांव में ही कर दी गई और वहीं रजनी की शादी एक बड़े शहर में हुई। बहुत समय तक दोनों में कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन कमला के पास खबर आई कि रजनी गांव आ रही है। रजनी आ रही है, रजनी। अरे भाग्यवान, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्यों ना चिल्लाऊं, शादी के बाद से अब इतनी सालों बाद रजनी गांव आ रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? क्या सच में मौसी आ रही है माँ? हाँ बेटा। इधर रजनी भी गांव आने के लिए बहुत उत्साहित होती है। चल बेटा बंटी, अब फाइनली हम लोग तेरी मौसी के घर गांव जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। यस मम्मी, बड़ा मजा आएगा। अगले दिन रजनी गांव आ जाती है, पर रास्ते में गड्ढों की वजह से उसे इतने धक्के लगते हैं कि उसका बुरा हाल हो जाता है। बाप रे, कमला, गांव की रोड ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। अरे रजनी मेरी बहन, तू आ गई? हाँ आ तो गई, पर मेरा ना बहुत बुरा हाल हो रखा है, जल्दी से पानी ले आ। कमला फटाफट पानी और मिठाई लेकर आती है और रजनी और बंटी को देती है। कैसी है तू रजनी? और जीजा जी नहीं आए? नहीं, उन्हें बहुत काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और बंटी, तू कैसा है बेटा? मैं भी अच्छा हूँ मौसी। नमस्ते रजनी मौसी। नमस्ते बंटी। नमस्ते बेटा। हेलो। वो लोग बैठकर थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद खाना परोसा जाता है। रजनी, बंटी, चलो फटाफट तुम लोग खाना खा लो, उसके बाद सो जाना, थक गए होंगे तुम लोग बहुत ज्यादा। वो लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रजनी और बंटी गांव देखने निकलते हैं। आओ बेटा बंटी, गांव घूम कर आते हैं। हाँ मम्मी, चलो। रजनी और बंटी पैदल ही गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर तो उन्हें ताजी ताजी हवा अच्छी लगती है, लेकिन आगे जाकर गोबर में रजनी का पैर पड़ जाता है, जिससे उसका मूड बहुत खराब हो जाता है।
फिर भी वो थोड़ा आगे बढ़ती है। मम्मी, आपकी सैंडल में तो सब गोबर ही गोबर लग गया है, इसको कहीं पर धो लो। हाँ बेटा, वो सामने हैंडपंप दिख रहा है, चल वहां से धोते हैं। वो लोग हैंडपंप पर जाते हैं और गोबर धोते हैं। फिर जैसे ही वहां से आगे बढ़ते हैं तो एक भैंस रजनी के मुंह पर पूंछ मार देती है। चल बंटी, यहाँ से चलते हैं, मुझे नहीं देखना ये गाँव वाँव। पर मम्मी अभी तो। कोई परवर नहीं, चल सीधे घर चलते हैं, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है यहाँ। वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर पर आकर जैसे ही पंखा चलाकर वो बैठते हैं तभी लाइट चली जाती है। उफ, ये पंखा क्यों बंद हो गया अब? लगता है बिजली चली गई, अब तो कुछ घंटों के बाद ही आ पाएगी। क्या? ये सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गांव की बुराई करना शुरू कर देती है। गांव ऐसे होते हैं? अच्छा वो मेरी शादी ना शहर में हो गई, वरना मैं भी ऐसे सड़ी गर्मी में बिना बिजली के रह रही होती। बाहर निकलो तो चारों तरफ गाय भैंस गोबर, और घर के अंदर तो चैन ही नहीं है, ना ही घर के बाहर। ऐसा भी नहीं है रजनी, गांव में रहने के भी बहुत फायदे हैं। क्या फायदे? जब से मैं आई हूँ तब से परेशान हूँ, मेरी बंटी की तबीयत भी खराब हो रही है। नहीं मम्मी, ऐसा तो नहीं है। तू चुप कर, बच्चे का सहारा क्यों ले रही है? ये बोलना कि तेरी शहर में शादी हो गई है तो तेरे दिमाग चढ़ गई है। इस मिट्टी और गोबर में तू पली बड़ी है और अब इनको देखकर उई उई कर रही है। पड़ी आई। हाँ, तो जीवन में इंसान को आगे ही बढ़ना होता है, हमेशा एक जगह नहीं रहना होता। दोनों आपस में बहस करने लगती हैं। कमला गांव को अच्छा कह रही थी और इधर रजनी शहर की बढ़ाई कर रही थी। बात झगड़े तक पहुंच जाती है तो मदन कमला को शांत कराता है। वो रजनी और बंटी को ठंडी ठंडी छाछ पीने के लिए देता है। ऐसी छाछ उन लोगों ने कभी नहीं पी थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है, मैंने तो ऐसी छाछ कभी नहीं पी। गांव में तो ऐसे ही चीजें मिलती हैं, यहाँ कोई मिलावट नहीं होती। रजनी को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो इतनी देर से गांव की बुराई कर रही थी। समय गुजरता है और शाम हो जाती है। शाम के समय में सब लोग अपने घरों के बाहर चारपाई डालकर बैठते हैं और बातें करते हैं। ऐसा माहौल रजनी और बंटी ने कभी भी शहर में नहीं देखा था। उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। आओ बच्चों, एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ बाबा। रजनी को ये देखकर धीरे धीरे समझ आ रहा था कि गांव की जिंदगी में अगर कुछ कमियां हैं तो बहुत सी अच्छाइयां भी है। वो कहती है, मुझे माफ कर देना कमला, मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। गांव इतना भी बुरा नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारा गांव तुम्हारे शहर से लाख गुना अच्छा है। ऐसे अहंकार मत दिखाओ कमला, शहर की अपनी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? जनसंख्या, प्रदूषण, ट्रैफिक, मिलावटी खाना। एक खूबी बता दो शहर की तो मानूं। ये सुनकर मदन और रजनी कुछ भी नहीं बोलते। उन्हें पता था इस समय कोई भी जवाब देने से सिर्फ बहस होगी और कुछ नहीं। रात गुजर जाती है। अगले दिन उपले पाथते समय कमला का पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। हाय, मर गई। अरे क्या हो गया? क्या हुआ कमला? वो लोग देखते हैं तो कमला घर के आंगन में पड़ी होती है। मदन और रजनी फौरन कमला को गांव के एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पर वो डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है। इनका पैर टूट गया है और लगता है कुछ अंदरूनी चोटें भी आई हैं। इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इन्हें शहर ले जाओ। पर डॉक्टर साहब,
आप घबराइए मत जीजा जी, कमला को मेरे साथ लेकर चलिए शहर। वो सब लोग मिलकर कमला को शहर ले जाते हैं और अस्पताल में भर्ती कराते हैं। कमला का इलाज होता है और वो ठीक हो जाती है। फिर उसको जब होश आता है तो वो कहती है, मैं कहाँ हूँ जी? अस्पताल में हो तुम, और तुम अब बिल्कुल ठीक हो। हाँ, लेटी रहो, उठने की कोशिश मत करो। पर गांव में कौन सा अस्पताल है? तुम शहर में हो, गांव में नहीं। ये सुनकर कमला रो पड़ती है और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो रजनी, मैंने अहंकार में आके न जाने क्या क्या कह दिया था और आखिर मेरा इलाज शहर में ही आकर हुआ। चलो अच्छा है, तुमको ये खुद बात समझ में आ गई। मुझे तो लग रहा था मुझे समझानी पड़ेगी। इस समय ऐसा कुछ मत सोचो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम मिलकर गांव चलेंगे और आम तोड़कर खाएंगे जिसे बचपन में खाते थे। नहीं, अब मैं कुछ समय यही रहूंगी और शहर को समझूंगी। बड़ी जल्दी दोनों का हृदय परिवर्तन हो गया। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप भी रक्षाबंधन वाले दिन राखियां बनाकर व्यापार करते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।